दोस्तों नमस्कार। फिर से हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग जो है प्राचीन इतिहास यानी एंशिएंट हिस्ट्री का डिस्कशन कर रहे थे और हम लोग पहुंचे थे गुप्त वंश तक। गुप्त वंश में जो है हम लोग समुद्रगुप्त तक का डिस्कशन कर दिया था। तो आज हम लोग फिर से एक आपको रिव्यू करके दिखाते हैं, प्रीव्यू दिखाते हैं कि क्या क्या हमने डिस्कशन किया था और आगे आपको क्या पढ़ना है इस गुप्त वंश में। ठीक है, तो गुप्त वंश के संस्थापक जो होते हैं वो श्रीगुप्त रहते हैं। इसके बारे में हमने बताया था। और जो गुप्त वंश की स्थापना जो श्रीगुप्त तीसरी सदी में करते हैं। तो एक आपको प्रीव्यू मिल रहा होगा कि किस समय काल का हम लोग बात कर रहे हैं। उसके बाद अगला शासक होते हैं घटोत्कच। अगला जो शासक होते हैं वो घटोत्कच होते हैं। ठीक है, गुप्त वंश का ये भी एक सामंत की तरह ही जो है राजकाज चलाते हैं। उसके बाद का शासक होते हैं चंद्रगुप्त। और इसी चंद्रगुप्त को हम लोग चंद्रगुप्त प्रथम कहते हैं। क्यों कहते हैं वो भी आगे आपको बताएंगे। उसके बाद अगला शासक होते हैं समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त तो हमने पिछले वीडियो में समुद्रगुप्त तक का डिस्कशन कर दिया है। आप जाके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ताकि ये इतना दूर तक आप देखे हुए रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको जो है पढ़ना क्या है और क्या क्या आप पढ़ रहे हैं। ठीक, तो हमने जो श्रीगुप्त के बारे में बताया था कि ये एक संस्था, ये जो है गुप्त वंश के संस्थापक रहते हैं। ठीक, घटोत्कच के बारे में हमने बताया था। फिर जो चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में बताया था, ये जो है गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक अगर कहा जाता है तो ये जो है चंद्रगुप्त प्रथम को कहा जाता है। समुद्रगुप्त के बारे में हमने बता दिया था। समुद्रगुप्त जो है ये एक प्रतापी शासक रहते हैं और ये जो है उत्तर भारत के 9 शासकों को हराते हैं और दक्षिण भारत के 12 शासकों को हराते हैं। फिर इनके राजकाज के बारे में भी हमने डिटेल से डिस्कशन कर दिया है। आज इसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे समुद्रगुप्त के बाद। तो समुद्रगुप्त के बाद जो है इनका लड़का दो याद रखिए, याद रखने के लिए पहला हुआ रामगुप्त और दूसरा हुआ चंद्रगुप्त। जी हाँ, यहाँ फिर से जो है चंद्रगुप्त आ गया है। तो इस कारण से चंद्रगुप्त प्रथम और इसे जो है चंद्रगुप्त द्वितीय हम लोग कहते हैं, क्योंकि ये बाद में आते हैं। ठीक, अब चंद्रगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त द्वितीय में क्या रिलेशन है वो भी देख लीजिए आज पहली बार। चंद्रगुप्त प्रथम का बेटा हुआ समुद्रगुप्त और समुद्रगुप्त का लड़का हुआ चंद्रगुप्त द्वितीय। छोटा लड़का है तो आखिर बेटा ही है। तो चंद्रगुप्त प्रथम का ये चंद्रगुप्त द्वितीय पोता है। तो आपको पता चल रहा होगा। अब देखिए, हम लोग जो समुद्रगुप्त तक का डिस्कशन कर दिया था। समुद्रगुप्त जो है 335 ईस्वी में गद्दी पर बैठे थे। उसके बाद जो उनका लड़का, बड़ा लड़का रामगुप्त गद्दी पर बैठते हैं। ठीक, रामगुप्त गद्दी पर बैठते हैं, लेकिन ये एक अयोग्य शासक रहते हैं। क्यों अयोग्य रहते हैं? क्योंकि इसके बाद जो है रामगुप्त के समय शक याद करें, जो विदेशी आक्रमणकारी रहते हैं। विदेशी आक्रमणकारी में सबसे पहले विदेशी आक्रमणकारी आते हैं हिंद यूनानी, उसके बाद आते हैं शक, उसके बाद आते हैं पल्लव, उसके बाद आते हैं कुषाण। तो यही शक लोगों के द्वारा फिर से आक्रमण किया जाता है इस गुप्त वंश में। आप देखिए, शक लोग आक्रमण करते हैं और जो है इस रामगुप्त की हत्या कर देते हैं। और रामगुप्त की जो पत्नी है ध्रुव देवी को उठा के ले जाते हैं। कौन? शक लोग। हमने बताया था शक लोगों के बारे में भी हमने डिटेल से डिस्कशन कर दिया है। शक लोगों की 5 शाखाएं आई थी भारत में। तो हमने जो है रामगुप्त की पत्नी ध्रुव देवी को उठा के ले जाते हैं। अब देखिए, उनका रामगुप्त का छोटा भाई चंद्रगुप्त द्वितीय अब इन्हें बदला लेने के लिए जो है अब आगे आता है और पूरी तरह से जो शकों को नरसंहार करके शकों को पूरी तरह से उनके वंशज को खत्म कर देता है। कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय। और अपने आप में जो है विक्रमादित्य की उपाधि धारण करते हैं। तो कौन विक्रमादित्य की उपाधि धारण करते हैं? तो इनका नाम रहता है ये चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इतना कुछ आपको पता चल रहा होगा थोड़ा बहुत। विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण किया था चंद्रगुप्त द्वितीय? जब वह शकों को पूरी तरह से नरसंहार यानी पूरे शकों को पूरी तरह से खत्म कर दिया था। काहे किया था? क्योंकि उसके बड़े भाई की हत्या कर दिए थे शक लोग, और जो है उनकी भाभी यानी ध्रुव देवी को उठा के ले गए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय का जो भाभी है ध्रुव देवी, उनको उठा के ले गए थे। लेकिन यहाँ पर इतिहास का लोग इतना में ही नहीं मानते हैं, क्योंकि कालिदास एक पुस्तक लिखे हैं देवी चंद्रगुप्तम किसकी पुस्तक है? तो कालिदास की पुस्तक है। और इस पुस्तक में जो है कालिदास ये जो है चंद्रगुप्त द्वितीय और ध्रुव देवी के बीच के प्रेम संबंध का डिस्कशन किए हैं। यानी कालिदास का कहना है कि ये जो शक लोग आक्रमण किए थे ये एक कॉन्स्पिरेंसी थी, यानी एक षड्यंत्र थी। षड्यंत्र के द्वारा जो है रामगुप्त की हत्या कर दी जाती है। उसके बाद जो है चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है ध्रुव देवी से विवाह कर लेते हैं। और इन दोनों के प्रेम कहानी का जो है जिक्र किए हैं कालिदास अपनी पुस्तक देवी चंद्रगुप्तम में।
हालांकि जो भी हो उस वक्त तो सीआईडी ना सीबीआई कुछ नहीं थी, तो जो भी तो इतिहास में बस इतना याद रखना है कि शकों को नरसंहार यानी शकों के आक्रमण के बाद ही जो है चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है विक्रमादित्य की उपाधि धारण किए थे। बस आपको इतना जानकारी रखना है। तो हम लोग इस वीडियो में आज चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में डिटेल से डिस्कशन करेंगे। उसके बाद जो शासक रहते हैं गुप्त वंश के, बस शासकों का हम लोग डिस्कशन करेंगे आज के इस वीडियो में। तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे जो समुद्रगुप्त के बाद के बारे में। समुद्रगुप्त के बाद जो अगला शासक होते हैं वो रहते हैं रामगुप्त बनते हैं, लेकिन हमने बताया था कि रामगुप्त एक अयोग्य शासक रहते हैं, जिस कारण से योग्य शासक में देखा जाए तो चंद्रगुप्त द्वितीय ये जो है समुद्रगुप्त के बाद शासक बनते हैं। और समुद्रगुप्त ये जो चंद्रगुप्त द्वितीय है ये जो है शकों को आक्रमण के बाद, शकों को पूरी तरह से नरसंहार करने के बाद जो है ये विक्रमादित्य की उपाधि धारण करते हैं। और हमने पिछले भी वीडियो में पहले भी बताया था कि इतिहास में कुल 14 ऐसे शासक हुए हैं जो विक्रमादित्य की उपाधि धारण किए हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय अपने जो समयकाल में एक सिक्का चलाते हैं, जो चांदी का सिक्का चलाते हैं। उसके बाद चंद्रगुप्त के समय 9 रत्न थे। 9 रत्न मतलब 9 विद्वान अपने उसके दरबार में रहते थे। उन 9 जो विद्वान थे उनमें से जो प्रसिद्ध थे उनमें से पहला हुए कालिदास, दूसरा हुए अमरदास, तीसरा हुए वराहमिहिर और चौथा हुआ धन्वंतरी। अब देखिए ये जो विद्वान है इनसे रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर जो है देखा जाता है कि ये जो है किसके समयकाल में, ये किसके शासन में रहते थे। तो कालिदास की बहुत सारे रचनाएं आप देखे होंगे, पढ़े होंगे। और जो है कालिदास को जो है भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। जिस प्रकार से विलियम शेक्सपियर हुए वो इंग्लिश में बहुत सारे उपन्यास लिखते हैं, उसी प्रकार से जो है कालिदास जो है हिंदी में बहुत सारे जो है उपन्यास और जो अच्छी कहानियाँ लिखे हैं। इस कारण से भारत का जो है शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। अगला हुए अमरदास, जो ये जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। फिर अगला हुए वराहमिहिर भी एक फिर अगला हुए वराहमिहिर। फिर धन्वंतरी एक वैद्य थे, यानी कह सकते हैं एक डॉक्टर थे उस वक्त का। धन्वंतरी एक जो थे वैद्य थे, यानी एक डॉक्टर थे। और उसके बाद जो है ये जो चंद्रगुप्त द्वितीय का समयकाल में जो है हिंदू धर्म का सबसे ज़्यादा विस्तार हुआ। और वर्तमान जो हिंदू धर्म है, यानी वर्तमान हिंदू धर्म बोले तो वर्तमान हिंदू धर्म का क्या चीज़, तो जिस प्रकार से आजकल हम लोग जो त्यौहार मनाते हैं, जो कुछ भी करते हैं, हिंदू धर्म की जो भी रीति रिवाज है, संस्कृति है, ये कहीं ना कहीं जो है ये गुप्त वंश का चंद्रगुप्त द्वितीय के समयकाल का ही देन है। तो इस बात को याद रखिएगा। फिर चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद अगला शासक होते हैं कुमारगुप्त। कुमारगुप्त से रिलेटेड याद रखना है दोस्तों, कुमारगुप्त ने जो है बिहार में, वर्तमान बिहार के नालंदा में जो एक विश्वविद्यालय की स्थापना करते हैं, जिसे जो है नालंदा विश्वविद्यालय कहा जाता था। नालंदा विश्वविद्यालय और इस नालंदा विश्वविद्यालय को हम लोग बाद में देखते हैं कि 1198 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति बख्तियार खिलजी जो है जला के राख कर देता है। तो ये नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कौन करते हैं, तो कुमारगुप्त करते हैं। और जो है ये नालंदा विश्वविद्यालय किस चीज़ की पढ़ाई होती है, तो यहाँ याद रखिएगा बौद्ध धर्म के महायान शाखा का प्रमुख केंद्र था, यानी कह सकते हैं बौद्ध धर्म का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था इस नालंदा विश्वविद्यालय को। नालंदा विश्वविद्यालय पहला ऐसा विश्वविद्यालय था जहाँ पर हॉस्टल फैसिलिटी थी। याद कीजिएगा इससे पहले सबसे पुराना विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय जो पाकिस्तान के रावलपिंडी में थी, लेकिन पहला विश्वविद्यालय जहाँ पर हॉस्टल फैसिलिटी थी वो नालंदा विश्वविद्यालय थी, याद रखिएगा। और इस नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना तो कुमारगुप्त करते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय का ध्वस्त कौन करते हैं, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो सेनापति रहता है बख्तियार खिलजी, वो 1198 ईस्वी में वो जो है इस जो नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करते हैं, यानी जला देते हैं। तो हम लोग जब पढ़ेंगे गुलाम वंश तब आपको हम और डिटेल्स आपको बताएंगे इस जो नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में। खैर कुमारगुप्त के बाद अगला शासक होते हैं स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त से रिलेटेड ये है दोस्तों कि ये जो सुदर्शन झील जो गुजरात में स्थित था सुदर्शन झील, उसका जो फिर से पुनर्निर्माण कराते हैं। याद कीजिए ये सुदर्शन झील का जो है सबसे पहले कौन बना, सबसे पहले वे इसका निर्माणकर्ता में सुदर्शन झील का कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य। फिर वह अशोक जो है इसका पुनर्निर्माण कराते हैं। फिर जो है शक शासक जो है रुद्रदामन जो है इनका पुनर्निर्माण कराते हैं। उसके बाद जो स्कंदगुप्त जो है इसका पुनर्निर्माण कर रहे हैं सुदर्शन झील का। तो ये इतिहास रहा है सुदर्शन झील। और सुदर्शन झील की जानकारी जो हमें जूनागढ़ अभिलेख में मिलती है जो गुजरात में स्थित है। फिर अगला शासक होते हैं भानुगुप्त। भानुगुप्त के बारे में ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसके एरन अभिलेख में जो हमें सती प्रथा की जानकारी मिलती है। सती प्रथा का आपको पता होगा अच्छी तरह से। तो सती प्रथा की सबसे पहली जानकारी जो हमें भानुगुप्त के एरन अभिलेख में मिलती है। और एक चीज दोस्तों,
एरन अभिलेख के भानुगुप्त के बाद बहुत सारे छोटे छोटे शासक होते हैं, लेकिन जो इतिहास में उन लोगों को याद नहीं रखा जाता है, क्योंकि इतिहास उसी को याद रखती है जो कुछ बड़ा काम करके जाते हैं। याद कीजिए, जब दांडी यात्रा में गांधी जी के साथ और 78 आदमी थे, कितना का आप नाम जानते हैं? नहीं ना। तो कुछ बड़ा करने वाला को जो है इतिहास याद रखता है, बाकी लोगों को भूल जाती है। भानुगुप्त के बाद बहुत सारे छोटे छोटे शासक हुए, उन लोगों को नहीं इतिहास में पढ़ा जाता है, डायरेक्ट अंतिम शासक हम लोग पढ़ते हैं। तो गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन हुए? तो यहाँ पर आपको याद रखना विष्णुगुप्त। तो गुप्त वंश का आखिरी शासक विष्णुगुप्त हुए। उसके बाद इस गुप्त वंश जब कमजोर पड़ जाती है तो यहाँ पर हुंडों का आक्रमण होता है। हुंड लोग, हुंड कौन थे हम आपको बाद में बताएंगे। तो हुंडों के आक्रमण के बाद जो है इस गुप्त वंश का खत्म हो जाता है गुप्त वंश, और यहाँ पर छोटे छोटे वंश आ जाते हैं, वर्धन वंश और भी बहुत सारे वंश आ जाते हैं। तो हमने अगला वीडियो में हम जो है वर्धन वंश, हुंड, इन लोगों के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो हुंडों के आक्रमण के कारण जो है गुप्त वंश खत्म हो जाती है, ये याद रखिए। फिर जो है शकों को पूरी तरह से खात्मा कर देते हैं कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय, ये याद रखिए। तो हमने गुप्त वंश के सभी शासकों का डिटेल से डिस्कशन कर दिया है। अब अगले वीडियो में हम लोग गुप्त वंश के जो वास्तुकला थी, जो शासन व्यवस्था थी, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, क्योंकि गुप्त वंश के ही देन है वर्तमान का जो हमारा हिंदू संस्कृति है, हिंदू धर्म का जो संस्कृति है, कल्चर है, जो सभी चीज़ें जो है ये इसी गुप्त वंश के देन है। तो गुप्त वंश की संस्कृति, प्रशासनिक व्यवस्था और सैनिक व्यवस्था, ये सारे इंपॉर्टेंट है। तो अगले वीडियो में हमारा रहेगा कि गुप्त वंश में किस तरह से ये सारी चीज़ें थी। धन्यवाद।